बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बलूचिस्तान से जो इतलात आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। अभी मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई जो बलूचिस्तान में रहते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में वो ट्रैवल करते रहते हैं। कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं। वो सब ये बता रहे हैं कि चंद इंसिडेंट गुज़िश्ता चंद दिनों में जो हुए हैं, उन वाक़यात के बाद अब बलूचिस्तान की जितनी बड़ी शाहराएँ हैं वो तकरीबन बंद है। कोयटा से सिब्बी जाने वाला रास्ता बंद है, आवारान की तरफ जाने वाला रास्ता बंद है, तुरबत वाला रास्ता जो है वो भी बंद है, कोलू वाली साइड वो भी बंद है। जो आपका एक मेन रोड चलता है योब वाला, वहाँ पे भी जो है वो शाम के वक्त ट्रैफिक बंद हो जाती है और दिन में भी बहुत कम ट्रैफिक है। इसके अलावा जो कोस्टल हाईवे है वो भी महफूज नहीं समझी जा रही। गवादर की तरफ जो रास्ता जाता है, जो तफ्तान रोड है, ये बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अब बताया जा रहा है कि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे और एक अनअनाउंस्ड किस्म की कर्फ्यू वाली सूरत हाल है बलूचिस्तान में। कारोबारी ज़िंदगी रुका हुआ है और तमाम लोग अपने कामों पे भी नहीं जा पा रहे। कोयटा के लोग, ऐसा लगता है कि शायद कोयटा के अंदर मैसूर है। ये खौफ की एक फ़िज़ा बनी हुई है। दहशतगर्द चाहते क्या है? वो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं और उनका जो टारगेट है वो खौफ पैदा करना है, लोगों को डराना है। अब इस वक्त ISPR का एक स्टेटमेंट है, उनकी जानिब से जो इन्फॉर्मेशन आई वो है, और दूसरी जानिब दहशतगर्द भी जो है वो अपने नेटवर्क के ज़रिए से अपनी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अगर आप दोनों की बातों को एक साइड पर रख के सिर्फ ऐनी शाहिदीन की बात सुने तो ऐनी शाहिदीन ने जो नक्शा खींचा है इस सारे दहशतगर्दाना हमले का, वो बड़ा खौफनाक है। यानी सिंपली अभी एक और मैं ऐनी शाहिद की बात सुन रहा था, मेरे पास मेरे अपने मोबाइल फ़ोन में मेरे दोस्तों ने कुछ इंटरव्यूज़ करके भेजे हैं। वो जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं जी हम तो अपने टीवी चैनल्स पे ये चला नहीं सकते, ना अपने सोशल मीडिया पे ये डाल सकते हैं। तो ये आप देखिए कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ऐनी शाहिदीन जो है वो ये बता रहे हैं कि दहशतगर्द जिस वक्त उन्होंने कंट्रोल कर लिया ट्रेन पे, तो उसके बाद वहाँ पे तकरीबन कोई दहशतगर्दों की तादाद 25 से 30 के करीब थी, इससे ज़्यादा नहीं थी उस वक्त जब कंट्रोल कर लिया। उससे पहले जो दहशतगर्द थे वो बाद लोगों ने रिपोर्ट किया वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब ट्रेन रोक ली, पहला मरला हो गया, तो बहुत सारे लोग चले गए। और फिर रात गए जो दहशतगर्दों की तादाद थी तकरीबन कोई 30 से ज़ायद, उनमें से 20-25 अफराद, 20 से 25 वो ये कहते हैं कि वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने पीछे 5 से 6 अस्करियत पसंद जो है उनको छोड़ दिया, BLA के लोगों को, और उनको ये कहा कि जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं, आप लोग शहीद हो जाएंगे। अच्छा, 5 से 6 बंदे उन्होंने वहाँ पे छोड़े और इन बंदों के साथ फिर लड़ाई होती रही है फोर्सेस की। और इन 5-6 बंदों के बारे में ये बताया जाता है, जो लोग वहाँ से भाग कर गए, जिन्होंने अपनी जान बचाई, वो ये बताते हैं कि जब FC या पाक फौज के लोग या दूसरी जानिब SSG कमांडोज जो आए थे, वो जब इन्हें एंगेज करते थे तो ये ट्रेनों के नीचे घुस जाते थे और वहाँ घुस के अपनी जान बचाते थे। बाद औक़ात ड्रोन्स आते थे तो ये नीचे घुस जाते थे और ये फायरिंग करते थे। इसमें वो कहते हैं जी हमें मौका मिलता था और हम थोड़े थोड़े करके वहाँ से भागते चले गए और इस तरह हम लोग वहाँ से रेस्क्यू हुए हैं। यानी जैसे जैसे हमें मौका मिला हम वहाँ से भागते गए। अब ये जो दहशतगर्द वहाँ से निकले हैं उनके बारे में इत्तला आ रही है कि वो अपने साथ कुछ अहम लोगों को ले गए थे और वो शायद उनके पास यरगमाल है। अब इसमें दो मौक़िफ़ है, एक हुकूमत की साइड का मौक़िफ़ है या ISPR का, वो ये कहते हैं कि हमने उन दहशतगर्दों को भी मारा जो टोलियों की शक्ल में वहाँ से निकले। दूसरी जानिब जो है वो कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग लापता हैं, उनके बारे में पूरा डाटा अभी तक कंपाइल नहीं हुआ है। तो जब तक हमें पता नहीं चलता, पूरा डाटा नहीं आता, हम कुछ कह नहीं सकते कि तमाम लोग बाजियाब हुए या नहीं हुए। अच्छा, इन्होंने बताया कि जी सराइकियों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, बलोचियों को और फौजियों को अलग अलग कर दिया गया और फिर उसके बाद जो है वो लोगों को कत्ल भी किया गया और बाद में सारी रात फायरिंग होती रही और सुबह 6 बजे के करीब उन्होंने बताया कि सिचुएशन फिर बदलना शुरू हुई और हम वहाँ से भागे हैं। अब नाजरीन, यहाँ पे जो पॉलिटिकल क़यादत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का स्टेटमेंट आया एक, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कुछ होश के नाखून लिए हैं। ये उन सियासतदानों में जो थोड़े से चीज़ों को हकीकत की नज़र से भी देख लेते हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस सानिया रियासत के सर पर मुसल्लत खतरे का सायरन है। बलोच एरिया आतिश फ़शां बन चुका है। रियासत से नाराज़ अनासर की औलादें पाकिस्तान दुश्मनों के हत्थे चढ़ चुकी हैं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान दुश्मनों के हत्थे उनको चढ़ने किसने दिया? ये मौका तो था और ये बार बार मौका था कि उन लोगों को मनाकर मेन धारे में लाया जाता। मेरी जिन भी बलोच लोगों से बात हो रही है वो कह रही जी हमें ऐसा लगता है कि हमें धकेला जा रहा है पहाड़ों की जानिब, हमें ऐसा लगता है कि हमें धकेला जा रहा है और शायद ये रियासत हमें हथियार पकड़ाना चाहती है, हम कलम पकड़ना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं,
अपनी ज़िंदगी पुरअमन तरीके से गुजारना चाहते हैं, हम अपने हकूक़ लेना चाहते हैं, हम सियासत करना चाहते हैं, अपना मैंडेट जो है उसका एहतराम चाहते हैं, तो हम तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ों की तरफ जानबूझकर धकेला जा रहा है। ये सूरत हाल वहाँ के लोग इसका शिकवा करते हैं, और ये अब से नहीं कर रहे, बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। अब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने बताया कि जब उनकी हुकूमत थी 2013 में, उनको नवाज शरीफ साहब ने एक मुआहदे के तहत 2.5 साल के लिए उनको, और फिर कहा था कि 2.5 साल के लिए हमारा वज़ीर आला आ जाएगा। तो जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब हैं वो कहते हैं जी, तो मुझे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी कि, और सियासतदानों ने भी बैठ के मुज़ाकरात किए जाए, ये जो लोग पहाड़ों पे चले गए हैं या जो BLA के लोग हैं या जो शिद्दत पसंद हैं, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, अलहदगी पसंदों को किसी बात पे लाया जाए। वो कहते हैं जी हमारे 2 मुतालबात थे जो मेरे सामने रखे गए। मैं गया, वो 2 मुतालबात लेकर मैंने जाके उनसे बात की कि एक आईने पाकिस्तान को मान लो, दूसरा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज मत करो। तो उन्होंने दोनों बातों पे हामी भर ली, और उनकी जानिब से कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। वो स्कूल्स मांग रहे थे, नौकरियां मांग रहे थे, कॉलेजेस मांग रहे थे, यानी एजुकेशन का और नौकरियों का हक वो मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने वापस आकर कहा कि इसका एक बड़ा हिस्सा तो मैं बतौर वज़ीर आला भी कर सकता हूं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा जी कि जनरल राहीम शरीफ थे आर्मी चीफ, और कुछ एजेंसियां भी उन्होंने कहा जी साथ बैठी हुई थी। तो वो कहते हैं जब मैं वापस आया और मैं बहुत खुश था, और उनकी टीम को भी बताया, जनरल राहीम शरीफ की, और सबको मैंने आगाह किया। लेकिन यहाँ एस्टेब्लिशमेंट में एक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है, और उस वक्त भी था जिसने कहा कि हम इनको एलिमिनेट कर लेंगे, यानी हम इनको मार देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, हम इनसे निमट लेंगे। तो अब उन्होंने कहा जी कि उस वक्त की बात और है, तब मैंने काफ़ी हद तक बात बना दी थी। अब ये मामला चले गए नौजवानों के हाथ में, और ये जिन नौजवानों के हाथ में चले गए हैं वो कंट्रोलेबल उस तरह से नहीं है जैसे पहले मैं उनसे बातचीत करके आ गया था। ये जनाब अब्दुल मालिक बलोच साहब ने ये बात बताई है। शौकत बसरा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इस मौके की मुनासबत से। शौकत बसरा साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान में इतने बड़े साने के बाद बजाय इसके कि सिक्योरिटी इदारे अपनी नाकामी का जायजा लें कि आखिर दहशतगर्द एक पूरी ट्रेन को हाईजैक करने में कैसे कामयाब हो गए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इसकी मुसल्लत करदा कठपुतली हुकूमत का सारा फोकस इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दबाने पर है। अब नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है ना वो बहुत अजीब है। यानी उसका अगर आप एक लाइन के अंदर जायजा लें तो वो ये है कि बलूचिस्तान एक बहुत अमीर इलाका है। यानी अगर उसकी सरजमीन के अंदर आप देखें तो दुनिया भर की मादनियात हैं। लिथियम वहाँ पे है, कॉपर वहाँ पे है, सोना वहाँ पे है, वहाँ पे गैस वहाँ निकलती है, पेट्रोलियम वहाँ निकलता है, तो धातुओं से भरा पड़ा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं। तो बलूचिस्तान एक बड़ा अमीर तरीन खित्ता है। यानी अगर अमारत के हिसाब से देखा जाए तो जमीन के अंदर से बलूचिस्तान बहुत अमीर है, सबसे अमीर है, इस खित्ते में सबसे अमीर है। लेकिन अगर आप जमीन के ऊपर देखें तो बलूचिस्तान सबसे गरीब है। ना उनके लोगों के पास खाने के लिए है कोई ठीक तरीके से, ना ढंग के उनके पास कपड़े हैं, ना ढंग के उनके पास घर है, ना उनका कोई लिविंग स्टैंडर्ड है। गैस निकलती बलूचिस्तान से है, इस्तेमाल लाहौर के डिफेंस में होती है। यानी वहां बलूचिस्तान में जहां से गैस निकलती है वहां लोग लकड़ियां जलाते हैं। अब इन महरूमियों के साथ अगर आपको लगता है कि वो आपकी सारी बातें मानेंगे तो बलोच बड़े आज़ाद ज़हनियत के लोग हैं। आप बलोचों को कह लें, अफगानों को कह लें, ये बहुत आज़ाद ज़हनियत के लोग हैं, ये गुलामी कबूल नहीं करते, इसीलिए ये गले पड़ जाते हैं। इनके साथ बैठ के ही बात करनी पड़ेगी। बहरहाल इमरान खान साहब का एक फ़र्क था मौजूदा हुकूमत से और शहबाज शरीफ और इमरान खान का जो वाहिद फ़र्क, सिंपल मैं इस मामले में दहशतगर्दी के मामले में कहूँ तो वो ये था कि इमरान खान साहब दाखिली मामला, दहशतगर्दी के इशूज़ और इस हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उनमें दिलचस्पी लेते थे और दिलचस्पी दिखाते थे। उनका अपना एक वाकिफ होता था, उनकी अपनी एक ओपिनियन होती थी। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल एक गैर मुतल्लका शख्स की तरह डील किए जाते हैं कि कल आपने फलां जगह पे जाना है और ये रही आपकी तकरीर, ये बातें आपने वहां जाके कर लेनी है। तो शहबाज शरीफ साहब वहां जाके वो वाली बातें कर लेते हैं। अब वहां जाके किसी ने शहबाज शरीफ साहब के कान में डाल दिया जी कि APC का मुतालबा आ रहा है कि आप वहां जाके जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ठीक है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। MQM ने भी इसके ऊपर मुतालबा कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर आपने करनी है तो फिर इमरान खान को भी इसमें शामिल किया जाए, उन्हें पैरोल के ऊपर जेल से बाहर निकाला जाए और लाकर बिठाया जाए ताकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपना नुक्ता नजर दे सकें। देखिए, इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान के चारों सूबों में यकसा तौर पर मकबूल है। आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी और पाकिस्तान के चारों सूबों में भी सबसे ज्यादा वोट इमरान खान साहब को पड़े।
तो एक ऐसे लीडर को जेल में रख के आप कौमी इशू के ऊपर कोई हल नहीं निकाल सकते। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो नहीं कह रही कि इमरान खान को छोड़ दें, वो ये कह रही है कि जब आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं तो ये मौका है, इस पर आपको बुलानी चाहिए। लेकिन हुकूमत इससे भाग जाएगी, जो मुझे नजर आता है, क्योंकि इमरान खान का सामना नहीं कर पाएंगे ये सारे मिलकर भी। इमरान खान साहब अगर जेल से निकल कर आकर बैठते हैं तो सारी तवज्जो इमरान खान की तरफ होगी, सारी बातें इमरान खान साहब की सुनी जाएंगी और अगले एक महीने जितने टॉक शोज हैं वो इमरान खान पे ही होंगे और पूरी दुनिया का मीडिया इमरान खान की एक झलक देखने के लिए तरस जाएगा, ये सबको पता है। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये तो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेगी कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल के जो इतना बड़ा अपने लिए एक हवा क्रिएट कर ले। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें और उनको लेकर आए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उनको शामिल किया जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अख्तर मेंगल साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से बात आई है, पहले फजल रहमान साहब की तरफ से भी आ रही थी। तो इमरान खान साहब को जेल में जाके मिलेंगे और वो मिलना चाहते हैं और इमरान खान साहब से मिलकर इन मामलात को हल करना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान का अपना एक ओपिनियन है, वो हमेशा ये कहते हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको ताकत के साथ कायम करना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए। हर मसले का एक सियासी हल होता है, वो तलाश करते रहना चाहिए और लोगों की महरूमियों को दूर करना चाहिए। अब अगर आप इस तरफ चलेंगे तो आपकी बचत होगी, आप नहीं चलेंगे तो फिर आपकी बचत नहीं होगी। आलिया हमजा साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान एक छींक भी मार देता है ना तो 8 हुकूमती वजीर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन जाफर एक्सप्रेस पर हम उनसे कहते रहे कि कौम को ब्रीफिंग दें, अगला एक्शन प्लान शेयर करें, लेकिन 48 घंटों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुकूमती वज़रा की जानिब से नहीं की गई। देखिए, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है वहां पे इन्होंने नहीं की और जहां पे नहीं करनी होती वहां पे ये 8-8, 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें सारे वजीर इकट्ठे होकर करना शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान का एक फोबिया है। अब मैं ये देख रहा था कि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ है तो हुकूमत ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है कि इसमें भी किसी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसा दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज कर दो, किसी तरह उनको सजाएं दे दो, उनको जेलों में भर दो, दहशतगर्दों से देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। अब एक और नया बयानिया नाज़रीन फैलाया जा रहा है, ये हुकूमत के कुछ जो सहाफ़ी हैं वो या एस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो तनकीद है इदारे के ऊपर या इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर वो दहशतगर्दों का साथ देना है। नहीं जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। दहशतगर्दों का साथ देना को बंदूकें उठा के चल पड़े हैं दहशतगर्दों के साथ? भाई सवाल सिंपल है कि इतना बड़ा दहशतगर्दी का हमला हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है? और अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर है तो कौन से इंटेलिजेंस वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार है उनका एहतसाब किया जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़े से हम बच जाएं। यानी सियासतदान का हमने एहतसाब करना है, पुलिस वाले का हमने एहतसाब करना है, ब्यूरोक्रेट का हमने एहतसाब करना है, हर तबके का हमने एहतसाब करना है, लेकिन जो जिम्मेदार है एजेंसियों का हमने कभी एहतसाब नहीं करना, इनको पूछना ही नहीं है, जो मर्जी करें। मामला यह है कि ये एक नेग्लिजेंस है और यहां पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर हो गया, तो इसके ऊपर सवाल उठाना किसी किस्म की गद्दारी या बगावत नहीं हो सकती, पूरी दुनिया में उठाए जाते हैं। हत्ता कि जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका के अंदर कोई भी ऐसा छोटा बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो वो अपनी एजेंसीज को अकाउंटेबल करते हैं, उनसे सख्त सवालात करते हैं, उन्हें लाकर कटहरे में खड़ा करते हैं। क्या पाकिस्तान में हो सकता है कि DGISI को बुला के कौमी असेंबली में सख्त सवालात किए जाएं? क्या यह हो सकता है कि DG मिलिट्री इंटेलिजेंस को बुला के सख्त सवालात किए जाएं? इवन यहां पे तो जो IB का DG है उसको बुला के सख्त सवालात नहीं किए जा सकते असेंबली के अंदर। अमेरिका में यह होता है, बरतानिया में यह होता है, जिन मुल्कों की हम मसाले देते हैं वहां पे ये सारा कुछ होता है, लेकिन यहां पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। नईम लोधी साहब जनरल है रिटायर, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। इससे पहले एक ऐसी बात जो है सरवर बारी साहब ने भी की थी। जितने भी दिमाग पाकिस्तानी बन के सोच रहे हैं ना, जितने लोगों को थोड़ी समझ है और वो कॉमन सेंस से काम ले रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं सारे के सारे लोग कि होश के नाखून ले लो। जैसे ख्वाजा साद रफीक ने बात की, जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने बात की है, जैसे अख्तर मेंगल ने बात की है, जैसे महमूद खान अचकज़ई ने बात की है, जैसे असद कैसर ने बात की है, जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है। ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि होश के नाखून लो, रेत की तरह हाथ से फिसलती जा रही हैं चीजें आपके। आज बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर हू का आलम है, शाहराहों के ऊपर से लोग गुजरने से डर रहे हैं, ट्रेन के अंदर लोग महफूज नहीं है, सड़कों पे लोग महफूज नहीं है, वजीर महफूज नहीं है। ये आते हैं आकर चेक पोस्टों पे और थानों पे हमले करते हैं और असला लेकर चले जाते हैं। अंदाजा कीजिए आप,
और पूरे बलूचिस्तान के अंदर जितनी आपकी बलोच बेल्ट है वहां पे बीएलए के लिए हमदर्दियां पैदा हो रही हैं लोगों के दिलों में, क्योंकि लोगों के मैंडेट का एहतराम ही नहीं किया गया। अब नईम लोधी साहब कहते हैं कि क्या कोई बचाव का रास्ता मौजूद है? जी हां, बिल्कुल मौजूद है। कोई मानने को तैयार नहीं कि इस गंद में मुल्क को हम सब ने मिलकर धकेला है। सबको तौबा ताइब होना पड़ेगा, मिलकर बैठना पड़ेगा। इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी साहिबान को एक दूसरे का मैंडेट मानना होगा। आइन की बिगड़ी सूरत को दोबारा संवारना होगा। हर इदारे को वापस अपने काम पर पूरी तवज्जो देना होगी। एक ग्रैंड डायलॉग के बाद आइंदा का लायामल बनाना होगा। किसी को माइनस ना पहले किया जा सका, ना ही अब मुमकिन है। जितनी जल्द ये बात समझ लें उतना ही बेहतर है और तबाही का सफर खत्म करके तरक्की का सफर शुरू हो सकता है। ये जनाब नईम लोधी साहब ने भी एक सेन अप्रोच के साथ बेहतर बात की है। अब नाज़रीन, एक और चीज पे मुझे हैरत होती है, ये हमारे सहाफी दोस्त भी करते हैं, बहुत सारे और लोग भी करते हैं, और मीडिया भी ये पूरा का पूरा इसी काम पे लगा होता है। एस्टेब्लिशमेंट भी यही करती है कि जब भी कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमला होता है ना कोई, तो वहां की सूबाई हुकूमत पे जिम्मेदारी डालते हैं। गंडापुर जिम्मेदार है जी, वो काम नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो तो गंडापुर जिम्मेदार है जी। लेकिन आपने कभी सुना मीडिया में कि सरफराज भुट्टी जिम्मेदार है, या इन्होंने आवाज उठाई हो, या कोई ऐसी बात की हो? यानी अगर खैबर पख्तूनख्वा में वाकया हो जाए तो गंडापुर जिम्मेदार है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान जिम्मेदार है। लेकिन अगर यही वाकया किसी और सूबे में हो जाए तो दहशतगर्द भारत, रॉ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है। अंदाजा कीजिए आप कि उधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिट कर देते हैं। इस मुनाफकत के साथ हम दहशतगर्दी की लड़ाई में कौम को इकट्ठा नहीं कर सकते। ये आप मेरे से लिख कर ले लें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इसमें कौम कभी इकट्ठी नहीं हो सकती जब तक आप भारत को, रॉ को, अफगानिस्तान को और पीटीआई को जो है वो इकट्ठा सामने रख के और रगड़ा सिर्फ पीटीआई को लगाते रहेंगे। तब तक कभी भी आप इस दहशतगर्दी की वेव में से नहीं निकल सकते। नाज़रीन, दो खबरें मैं आपके सामने और रख देता हूं। एक खबर नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से है। जरदारी साहब ने और बिलावल ने जो झूठ बोला कि उन्हें बड़ी फिक्र है, उन्हें इस बात की फिक्र है कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई और सिंध का पानी जो है वो इधर हो गया तो उधर हो गया। तो मैं आपको एक अकाउंट दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये सदर पाकिस्तान का अकाउंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके आगे जो ब्लू टिक होता है वो ग्रे कलर का है। इसका मतलब ये है कि ये ऑफिशियल अकाउंट है उनका, और इसको जो ट्विटर है या एक्स है वो इसको एक्सेप्ट करता है कि ये सदर पाकिस्तान का अकाउंट है। इसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद भी कोई 7.25 लाख के करीब है। ये आरफ अलवी साहब के टाइम पे भी था मेरे ख्याल में, और ये वही आसिफ अली जरदारी साहब भी उनकी टीम इस्तेमाल करती है। अब ये अकाउंट क्या बता रहा है, ये जरा आप खबरें देखें। इस अकाउंट के मुताबिक 8 जुलाई 2024 को आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग में आसिफ अली जरदारी साहब ने जिन नहरों के बारे में अभी ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि सिंधियों का पानी चोरी किया जा रहा है या सिंधियों के हक पे डाका डाला जा रहा है, ये डाका आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद डाला था। और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके अकाउंट के ऊपर जो ट्वीट हुए हैं मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं। नंबर 1, ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा राइट बैंक, कच्छी, रेनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थर कैनाल शामिल हैं। नहरों से मुल्की काबिले काश्त रकबा, लाइफ स्टॉक और माहीगीरी की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा, जनाब जरदारी साहब कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत की ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हदायत। ये 6 नहरों पर जरदारी साहब खुद हदायत दे रहे हैं कि फौरन काम शुरू करो। जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि ये नहरें बहुत जरूरी हैं। जरदारी साहब के पैगाम में नहरों के नाम मौजूद हैं, और बाकायदा ब्रीफिंग लेके जरदारी साहब ने इसके ऊपर हुक्म दिया था 8 जुलाई 2024 को। फिर कहते हैं पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। तो जरदारी साहब ने जनाब नहरों के हवाले से, ये वीडियो भी है जनाब, ये उनके अपने अकाउंट पे लगी हुई है। बहुत खुश हैं आसिफ अली जरदारी, उनके साथ मोहसिन नकवी, उनके साथ जो है ये कुछ यूनिफॉर्म में फौजी अफसरान बैठे हुए हैं, और उनके साथ कोई एक ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है। तो जनाब इन्होंने तो खुद सिंध का पानी दिया। वो सही कहते हैं, क्या नाम है उनका, उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर है, वो कहते हैं ना कि ये बाप बेटे ने मिलकर सिंधियों का पानी बेच दिया है। सिंध का जो किसान है उसको इन्होंने मारा है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो अपना ऑफिशियल अकाउंट है वो ये सारी कहानी सुना रहा है, कोई और क्या सुनाएगा। नाजरीन, तलाल चौधरी साहब ने, इनकी आप काबिलियत चेक करें, इधर आप काबिलियत चेक करें। पहले आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये करते क्या है। काबिलियत चेक करें। जो लोग कहते हैं कि वजारत दाखिला का काम नजर नहीं आता, क्या मोहसिन नकवी साहब कुर्सी से चिमटे रहे?
आप काम देखें ना, जो अंडरपास 2 साल में बनता है वो 40 दिन में बन जाता है। लो जी, वजीर दाखिला का काम अंडरपास बनाना है। ये इनकी टोटल अक्ल है, ये इनकी टोटल जहानत है, और ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नेंस की समझ है। और भाई वजीर दाखिला पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, अमनो अमान के मामलात हैं और चीजें करनी है, ये एक सिटी मेयर का काम होता है, या वहां का जो ब्यूरोक्रेट है, डीसी है, ये उसका काम है। जो वहां का लोकल बॉडीज का नुमाइंदा है, ये उसका काम है कि अंडरपास बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई तामीर हो रही है, कोई पार्क बन रहा है, वो ये उनके काम है। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, फॉर गॉड से, कि वजीर दाखिला अंडरपासेस बनाएगा। ये इतनी इनकी अक्ल है बस। वो इमरान खान ने ठीक कहा था, एक तो इनको अक्ल ही नहीं है, ये ऊपर से ये पढ़ते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते, पढ़े लिखे भी नहीं है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।